प्रिंस माइकल अपने बंद आंखों से उसे घूरता है और पूछता है कि क्या उनके बीच फॉर्मेलिटीज की जरूरत है। ये सुनकर लूक नाराज हो जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि यदि लूक उसकी शर्त मान ले तो वे इसका समर्थन करेंगे। लूक पूछता है, कौन सी शर्त? प्रिंस कहता है कि मार्कीज लेवन का टाइटल डाउनग्रेड करना होगा। ये सुनकर बुजुर्ग मार्कीज हैरान रह जाते हैं। लूक पूछता है कि क्या तुम कह रहे हो कि पुराने इन्फ्लुएंस और नए इन्फ्लुएंस में से एक को चुनना पड़ेगा? क्राउन प्रिंस कहता है कि यह सुझाव बुरा नहीं है। आखिर काउंट और मार्कीज दोनों नोबल्स ही हैं, बस पद अलग है। लूक कहता है कि यह असंभव है। वो अपनी जनता को पर्सनल बेनिफिट्स के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। क्राउन प्रिंस मुस्कुराकर कहता है कि यही उम्मीद थी एक सच्चे लीडर से। वो जानता था कि लूक यह मंजूर नहीं करेगा। फिर वो नई प्रस्ताव रखता है। सर लॉरेंस के सुपीरियर काउंट ओटिस, जिन्होंने युद्ध में महान योगदान दिया, उन्हें भी मार्कीज बनाया जाए। काउंट ओटिस हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि सर लॉरेंस ने महान कार्य किए, लेकिन कम से कम आधा श्रेय उसके सुपीरियर काउंट ओटिस को जाता है। इस पर लूक चुप रहता है। अंत में राजा निर्णय करता है कि क्राउन प्रिंस और प्रिंस लूक की मांगें स्वीकार की जाएंगी। दोनों धन्यवाद करते हैं। कुछ दिनों बाद विक्ट्री सेलिब्रेशन का दिन आता है और हमारे लड़के की मां बहुत खुश और उत्साहित होकर महल को देख रही होती है। वो एड्रियन से पूछती है कि क्या वो बदसूरत तो नहीं लग रही और क्या उसका ड्रेस थोड़ा कॉर्नी नहीं लग रहा। एड्रियन कहता है कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत से प्रसिद्ध नोबल सन्स उनसे डांस करने का अनुरोध करेंगे। लेकिन एड्रियन की मां कहती है कि आर्सिया एक ड्रेस में और भी सुंदर लगती, पर आर्सिया कहती है कि उसे अपना ये स्टाइल बहुत पसंद है। हमारा लड़का अचानक 3 चेहरों को देखकर शॉक हो जाता है। वो विस्काउंट डोहार्ट, विस्काउंट पार्मा, विस्काउंटेस कार्मा और विस्काउंटेस रोनी हैं। वही चेहरे जिन्हें वो बहुत मिस करता था। वो कहता है कि वे सब अब भी साथ हैं, बड़े होने के बाद भी। लेकिन एड्रियन उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कहता है कि जब समय मिलेगा वो उनसे मिलने आएगा, तब वे लंबी बातचीत कर सकते हैं। एड्रियन की मां पूछती हैं कि क्या वे उसके दोस्त हैं। एड्रियन कहता है कि वे सिर्फ एकेडमी के सहपाठी थे। वे चारों बहुत नर्वस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। क्या एड्रियन ने उस महिला की नज़र नहीं देखी जब हम विदा हुए? वो तो हमें मार डालना चाहती थी। लगता है एड्रियन ने हमें अब तक माफ नहीं किया। इरासिया उन्हें घूरती है और पूछती है कि क्या मुझे इन्हें मार देना चाहिए? एड्रियन कहता है, नहीं, अभी नहीं, मैंने उनसे एक वादा किया था। तभी रॉयल बटलर आता है और उन्हें उनके सीट्स तक ले जाता है। एड्रियन सोचता है कि वे लोग पहली पंक्ति की मेज पर बैठे हैं और चारों तरफ के लोग चिल्ला रहे हैं, क्या ये लॉरेंस के विस्काउंट्स नहीं हैं? सब उनके पास आकर पूछ रहे हैं कि वो कैसे हैं और कह रहे हैं कि वे बहुत एलिगेंट दिख रहे हैं। एड्रियन समझ जाता है कि ऊंचे पद के सभी नोबल्स को उसके नए टाइटल के बारे में पता चल गया है, इसलिए ये व्यवहार कर रहे हैं। उसी क्षण एड्रियन की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, मार्कीज रेवन, जो उसे बहुत घबरा कर देख रहा है। एड्रियन सोचता है कि शायद दूसरे प्रिंस ने उसे डांट लगाई होगी, इसलिए वो उससे दूरी बना रहा है। अब विक्ट्री सेलिब्रेशन शुरू होती है। घोषणा होती है कि काउंट ओटिस को गोल्डन लायन ऑर्डर दिया जाएगा और ओर्ट के तटीय शहर को उनका क्षेत्र बनाकर उन्हें मार्कीज ऑफ ईगस नियुक्त किया जाएगा। एड्रियन सोचता है कि अच्छा हुआ काउंट ओटिस भी क्राउन प्रिंस के पक्ष में है। वो प्रिंस लूक की ओर देखता है जो अपने साथी से बात कर रहा है। उसके पास खड़ा आदमी है राज्य की सबसे मजबूत तलवार, मार्कीज विंसेंट। दोनों की नजर आर्सिया पर जाती है। एड्रियन सोचता है कि जैसा उम्मीद था, आर्सिया दूसरे प्रिंस के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। फिर वे राजा के आगे घुटने टेक देते हैं। राजा तलवार उठाते हैं और कहते हैं, एड्रियन लॉरेंस को मार्कीज का टाइटल दिया जाता है और मारेंकॉफ क्षेत्र उसे प्रदान किया जाता है, और साथ ही आर्सिया को काउंटेस का टाइटल दिया जाता है। उसका क्षेत्र होगा ग्लेंडेल। साथ ही प्रत्येक को एक एरियल फोर्ट्रेस भी दी जाएगी। वे देश की रक्षा को मजबूत करेंगे। दोनों धन्यवाद करते हैं। पूरा हॉल शॉक में पड़ जाता है। सब सोचते हैं वो मार्कीज बन गया, बिल्कुल अचानक से। राजा पूछते हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। एड्रियन कहता है कि हाँ। वो कहता है कि वो महाराज की दया और देश की न्यायशीलता का आभारी है। वो क्राउन प्रिंस और प्रिंस लूक को भी धन्यवाद देता है। फिर वो कहता है कि एक नई भूमि के साथ नया एरिस्टोक्राइट बनने के बाद वो यहाँ उपस्थित सभी के सामने अपना पहला निर्णय घोषित करना चाहता है। वो जोर से घोषित करता है, मैं विस्काउंट डोहार्ट, विस्काउंट पार्मा, विस्काउंटेस कार्मा और विस्काउंटेस रॉनी, इन चारों परिवारों पर टेरिटोरियल वॉर घोषित करता हूं। उसकी मुस्कान विशाल और डरावनी होती है।
राजा, दोनों प्रिंस, उसकी परिवार सब शौक में जमे रह जाते हैं। राजा सिस्ट वैन हाइट के लिए यह समय पहले ही कठिन था। उत्तराधिकारी की लड़ाई प्रिंस डेलीर और प्रिंस लूक के बीच बटी हुई थी और अब इस देश में एक और लुनाटिक प्रकट हो गया था, एड्रियन लॉरेंस। इस घोषणा के बाद प्रिंस लूक उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाता है। लूक कहता है कि शायद उसने मार्किज लॉरेंस की प्रकृति को गलत समझा था। उसे लगा था कि वो एक टिपिकल स्कॉलर है, पर वो इतना अग्रेसिव निकला। वो पूछता है कि क्या एड्रियन नहीं जानता कि एक नया लॉर्ड खुद से इंसान मारकर अपना क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता। एड्रियन कहता है कि तब मैं चारों परिवारों को नष्ट कर दूंगा और अपने क्षेत्र में वापस लौट आऊंगा अंडर द रॉयल डिक्री। लूक शॉक में पूछता है, तुम सच में इसे अंत तक ले जाने का प्लान रखते हो? एड्रियन कहता है कि हाँ। लूक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसकी एटीट्यूड ने उसे निराश किया है, पर वो देखना चाहता है कि आगे क्या होता है। एड्रियन सोचता है कि उसने इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी, पर उसे लूक से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो वापस लौटता है, रॉयल पार्टी चल रही होती है। आर्सिया कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। अन्य नोबल्स उसकी उपस्थिति से घबराकर दूर दूर खड़े होते हैं। एड्रियन महसूस करता है कि अब उसे एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। वो कहता है कि लगता है अब वो परिवार का विलेन बन गया है। उसका पिता पीछे से कहता है, तुम सचमुच विलेन हो। वो कहता है कि उसने इतना आगे जाने का प्लान नहीं किया था, बस थोड़ा एक्साइट हो गया। उसका पिता पूछता है कि टेरिटोरियल वॉर क्यों? एड्रियन कहता है, विनजांसा। पिता बहुत चिंतित होते हैं और कहते हैं कि 4 परिवारों से एक साथ लड़ना खतरा है। क्या तुम ये युद्ध जानते हुए घोषित किया? एड्रियन कहता है, हाँ, चिंता मत करो। पिता आंखों में देखकर कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है, लेकिन उसकी मां रोते हुए बहुत चिंतित हो जाती है। उसने कहा कि काफी समय हो गया है जब वो आखिरी बार रॉयल पार्टी में गया था और इस बार वो मजे करना चाहता है। उसने अपनी वाइफ को बुलाया और कहा कि कृपया अपने बेटे की चिंता ना करें और उस पर विश्वास करें। वो इस बात से थोड़ा शर्मिंदा हुई, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों डांस करने चले गए। हमारा लड़का सोच रहा था कि वो हमेशा अयना के सामने ऑलवेज वॉकिंग ऑन एग शेल्स जैसा महसूस करता था, लेकिन अब वो अपनी मदर का ख्याल रख सकता है। फिर वो आर्सिया से कहता है कि अब उन्हें वही काम शुरू करना चाहिए जो वो पहले कर रहे थे। उधर वे चारों नोबल्स आपस में बात करते हैं कि क्या ये सब सच में सेंस बनाता है और क्या टेरिटोरियल वॉर्स के लिए भी कोई रीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन बीच में खड़ा लड़का कहता है कि वे इस लड़ाई में नहीं हारेंगे। फैट गर्ल पूछती है कैसे, और वो कहता है कि एड्रियन की डिक्लेरेशन को देखकर उन्हें चारों फैमिलीज को एक साथ आना चाहिए। ये सच है कि उनका ओपोनेंट एक मार्कीज है, लेकिन चाहे वे इसाबेला जितने शक्तिशाली ना हो, फिर भी वे 4 विस्काउंट फैमिलीज हैं और अगर वे चारों साथ आए तो वे नए मार्कीज से लड़ सकते हैं। वे सब कहते हैं कि हाँ, ये बात ठीक लगती है। तभी वो लड़की कहती है कि ये प्लान वर्केबल लगता है। तभी एड्रियन उनकी पीठ पीछे से कहता है, हाँ लगता तो है, और आगे कहता है कि उन्हें देखकर अच्छा लगा। वे सब उसे सिर्फ एड्रियन बुलाते हैं। एड्रियन गुस्से में पूछता है कि मार्कीज को नाम से कैसे बुला सकते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि क्या उसे लगता है कि वे उसे रिस्पेक्ट करेंगे, खासकर उसके बाद जब उसने उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। एड्रियन कहता है कि वो उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाएगा और विस्काउंट पार्मा के मुंह पर ग्लव फेंककर उसे ओपन ड्यूएल की चुनौती देता है। तभी किसी की आवाज आती है कि वो ड्यूएल में शामिल नहीं हो सकता। एड्रियन मुड़कर देखता है, वे चारों फैमिलीज के हेड्स हैं। वे पूछते हैं कि क्या एड्रियन ने पहले उनके बच्चों को प्रोवोक नहीं किया था, और कहते हैं कि उनके स्टेटस के अनुसार ड्यूएल पॉसिबल नहीं है। एड्रियन कहता है कि ये दुख की बात है, क्योंकि अगर उसे उनके बेटे का सिर उतारने दिया जाता तो वो उनके टेरिटरी को वॉर से बाहर रख देता। लेवलोटे गुस्से में कहता है कि उसे नहीं पता उसके बेटे ने एड्रियन के साथ क्या किया, पर वो बहुत दूर जा रहा है। एड्रियन मुस्कुराकर पूछता है, कहाँ दूर जा रहा हूं? वो कहता है कि वो सिर्फ अपने वादों को पूरा कर रहा है। चीफ्स पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, और एड्रियन बस इतना कहता है कि आप अपने बेटों से पूछ लीजिए। फिर वो बताता है कि एक पत्र भेजा जाएगा। टेरिटोरियल वॉर 1 हफ्ते में शुरू होगी और अगर वे नहीं चाहते कि उनकी फैमिली उनके बेवकूफ बेटे की वजह से खत्म हो जाए तो उन्हें अपने बेटे को पकड़कर उसके हवाले करना होगा। चीफ गुस्से में पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो अपने बेटे को उसके पास भेज दे, क्या वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। एड्रियन बस मुड़कर कहता है, तो बस ये तय रहा, और वो इसाबेला को पीछे खड़ी देखता है और कहता है, बैटलफील्ड में मुलाकात होगी। ये सुनकर चारों चीज गुस्से से भर जाते हैं और इसाबेला पर चिल्लाने लगते हैं कि वो अभी क्यों आई और उसे अपने फादर से बात करनी चाहिए। इसाबेला नर्वस होकर सोचती है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद हमारा लड़का कमेंट्स पढ़ते हुए सोचता है कि जैसे ही उसने अपने साथ हुई सारी गलतियों को सबके सामने बताया, लोग उसकी साइड लेने लगे और ये वाकई टचिंग था। फिर वे एक ऑफिस में हैं जहां कैरन उन्हें फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस की स्पेसिफिकेशन समझा रहा है।
एड्रियन कैटलॉग देखता है और सोचता है कि ये फोर्ट्रेसेस बहुत महंगी हैं। लोग उसे इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं कि उसने युद्ध घोषित कर दिया, जबकि उसके पास मिलिट्री पावर नहीं है। लेकिन वो सोचता है कि अगर पावर नहीं है तो खरीद लेनी चाहिए। वो कैरन से कहता है कि वो सब खरीद लेगा। उसके पास 48 ट्रिलियन बचत में है और मार्किस हेवन, एना, सेड्रिक और परिवार के दूसरे एसेट्स मिलाकर कुल 70 ट्रिलियन हैं। कैरन कहता है कि ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है और आधा पैसा एडवांस देना होगा। एड्रियन कहता है कि उसने बहुत टैक्सेस दिए हैं तो उसे एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। कैरन सहमत हो जाता है। डील के बाद एड्रियन सोचता है कि उसने 8 फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस खरीद लीं और फिर भी उसके पास 20 ट्रिलियन बचे हैं। ये अनबिलीवेबल डील थी। बाहर निकलते ही वो काउंट से टकराता है, जो अब मार्केस बन चुका है। मार्केस खुश होकर उसे मार्केस लॉरेंस कहता है। एड्रियन हंसकर कहता है कि अब वे कैजुअल बात कर सकते हैं। फिर वॉट्स पूछता है कि क्या वो वहां इसलिए है क्योंकि एड्रियन कहता है कि हाँ, उसने सारी फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस खरीद लीं। वॉट्स शॉक होकर कहता है कि अब उसके पास रिजर्व में कुछ बचा नहीं। वॉट्स कहता है कि वो उसे अपनी डॉटर से मिलवाना चाहता है। लड़की कहती है, नाइस टू मीट यू, आई एम मिशेल ऑफ द ओटिस फैमिली, और वो एड्रियन को ध्यान से देखती है। एड्रियन अपना परिचय देता है और आर्सिया को अपनी फियांसे बताता है। वो सोचता है कि र्यूमर्स में मिशेल को साइको कहा जाता है, लेकिन दिखने में वो नॉर्मल रखती है। फिर वो उसके स्टेटस विंडो को पढ़ता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें इंग्लिश इंटरप्रिटेशन स्किल थी। एड्रियन सोचता है कि क्या वो वही इंग्लिश जानती है जो वो जानता है। वॉट्स बताता है कि वो आर्किड्यूक लोकस की खोज में व्यस्त थी, लेकिन वो प्रायस रिपब्लिक में पाया गया, हालांकि वो फेक है। एड्रियन पूछता है कि कोई सच में मैनुअल लूकस की तलाश में क्यों होगा। उसने इंग्लिश इंटरप्रिटेशन में एक हिंट दिया था और उसने कहा कि वो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो कहती है कि रिपब्लिक में मिला हुआ डेस्टिनी झूठा है। वो कहती है कि असली डेस्टिनी मौजूद तो है, लेकिन किसी सीक्रेट जगह पे छुपा हुआ है और उसे रिपब्लिक ऑफ डेउस में ढूंढना पॉसिबल नहीं है। वो पूछता है, हाउ कम, और वो सीक्रेट जगह कौन सी है। वो जवाब देती है कि डिटेल सीक्रेट हैं, लेकिन वो इतना बता सकती है कि वो जगह किसी नोबल के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारा लड़का सोचता है, हाँ, हॉलीवुड। आमतौर पर नोबल्स हॉलीवुड को एक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां प्लीबियंस रियल लाइफ से एस्केप होकर फैंटेसी एंजॉय करते हैं। इसी वजह से ये नेचुरली नोबल्स के लिए बेहद मुश्किल जगह बन गई है। वो सोचता है कि ये लड़की असल में कौन है। पहले उसे लगा था कि वो बस कोई भविष्यवाणी कर रही है, लेकिन वो कितना करीब है असली डेस्टिनी के। लड़की बताती है कि वो रोज प्ले करती है और शायद वो हिज एक्सेलेंसी को फॉलो भी कर सके। हमारा लड़का कहता है कि हाँ, ऑफकोर्स, वो वेलकम है। वो कहती है कि अपने पिता के उलट, जो सिर्फ अपनी ब्लड लाइन की वजह से डिसाइड करते हैं, ना कि अपनी स्किल्स से, उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो खुद ग्रो करते हैं, जैसे वो खुद, मार्किस और काउंटेस आर्सिया। गोलू पूछता है कि क्या वो उस बच्चे को सच में पसंद करती है। वो कहती है कि हाँ, और वो चाहेगी कि उनसे फिर कभी बात कर सके। वो पूछती है, व्हाट डू यू थिंक योर एक्सेलेंसी। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे भी अच्छा लगेगा और वो जल्द ही उसे एक इन्विटेशन भेज देगा। उनके जाने के बाद आर्सिया पूछती है कि क्या उसे मार देना चाहिए। एड्रियन कहता है नहीं, लेकिन उन्हें उसे कुछ समय तक ऑब्जर्व करना चाहिए। वो सोचता है कि मिशेल ऑटिस पर उसे और नजर रखनी पड़ेगी। अब विस्काउंट डॉरेट के घर में, जहां विस्काउंट कार्मा भी मौजूद है, वे एड्रियन द्वारा मिलिट्री इक्विपमेंट शॉप में किए गए ऑर्डर्स पर चर्चा कर रहे हैं। 4000 आर्मर्स, 4000 नाइट सोर्ड्स, 20 ट्रांसपोर्ट शिप्स विद 500 सीट्स ईच, 8 फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस, 400 एक्सक्लूसिव वैनगार्ड इक्विपमेंट यूनिट्स और 400 फ्लोटिंग बोर्ड्स फॉर वैनगार्ड ट्रूप्स। ये सब उसने सिर्फ आज कैपिटल घूमते हुए खरीदा था। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये लड़का सच में वॉर की तैयारी कर रहा है। सिर्फ एक दिन में 70 ट्रिलियन खर्च कर दिए वेपन्स पर। वो पागल है। असल में टोटल 140 ट्रिलियन है, क्योंकि 70 पहले दे चुका है और बाकी इंस्टॉलमेंट्स में देगा। वे चिंता में है कि उन्होंने पूरा मामला बहुत हल्के में लिया था, लेकिन एक कहता है कि भले ही उसने वेपन्स खरीद लिए हों, अगर उन्हें यूज करने वाला कोई नहीं होगा तो वे बेकार हैं। एड्रियन अभी नया लॉर्ड है और उसके पास कोई प्रॉपर कैवलरी नहीं। लेकिन महिला पूछती है कि क्या यह सच है। उसके आने के बाद से क्या कभी कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हुआ है। सब कहते हैं नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे कॉमन सेंस से मापा जा सके। वे सोचते हैं कि वर्स्ट केस को ध्यान में रखना बेहतर होगा। एक आदमी बताता है कि मार्किस लॉरेंस को टाइटल मिलने से पहले उसने ऑनलाइन एसएनएस पर नाइट रिक्रूटमेंट का ऐड डाला था और उसे 4000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स मिले थे। सब समझ जाते हैं कि वो उसके ट्रैप में फंस गए हैं। उसके पास वॉर के लिए सब तैयार है। इसके अलावा लीडर एक आर्च मेज है और उसकी फियांसे एक आउरा मास्टर, यानी बहुत डेंजरस। वे कहते हैं कि ये तो एक तरफा हत्या जैसा होगा, लेकिन एक कहता है कि ये सिर्फ टेरिटोरियल वॉर नहीं होगी। अगर वो आसपास की टेरिटरीज को साथ ले आए
तो ये सिविल वॉर बन जाएगी और रॉयल फैमिली इसे टॉलरेट नहीं करेगी। फिर वे अपने बटलर को बुलाते हैं और किसी को ले आने को कहते हैं। कारण है उस आदमी का बेटा। एड्रियन की ईगल मैरिनकॉव मेट्रोपॉलिटन सिटी में उड़ रही है। एड्रियन नीचे देखता है और उसे सब नया लग रहा है। सिटी विशाल है और उसे महसूस होता है कि वो सच में एक ग्रेट लॉर्ड बन गया है। उसका गार्ड पूछता है कि नई नाइट ट्रूप्स कैसी लगीं। एड्रियन कहता है कि ये तो लास्ट मिनट था, लेकिन लोग अच्छे हैं। कैरन कहता है कि ये तो ऑलमोस्ट मिरेकल है कि इतनी जल्दी ट्रूप्स तैयार हो गईं। बैरनेस हेलेना, जो मैरिनकॉफ की सिक्योरिटी चीफ है, कहती है कि उसने उन्हें कई बार सरप्राइज किया है। उसने कई मिलिट्री सप्लाईज खरीदी, फोर्ट्रेसेस भी, एंड अब पहले से ही नाइट्स तैयार कर लिए। एड्रियन कहता है कि ये सब बस लक है, लेकिन वे कहते हैं नहीं, ये सब उसके गुड जजमेंट का नतीजा है। वो पूछता है कि क्या नाइट ट्रूप्स टेरिटोरियल वॉर के लिए अभी तैयार हैं। कमांडर कहता है हाँ, वे एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एड्रियन अपनी मेटालिक फोर्ट्रेसेस को देखता है, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। वो सोचता है कि अगर देना ही था तो लेटेस्ट मॉडल देते, ये डिसकंटिन्यूड नहीं। लेकिन क्योंकि ये रॉयल गिफ्ट्स हैं, वो कंप्लेन नहीं कर सकता। वो सोचता है कि इन पुरानी फोर्ट्रेस को फेंकने की बजाय वो इन्हें कुछ समय तक यूज करेगा और फिर किसी छोटे राज्य को सस्ते में बेच देगा। फिर वो कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए, जिससे दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहता है कि ये बैटल का टाइम है। कमांडर पूछता है कि वे लड़ाई पर कब जाएंगे। एड्रियन कहता है कि उन्हें 3 घंटे में सारी तैयारी पूरी करनी होगी और 4 ग्रुप्स में बट जाना होगा, ताकि दुश्मन की फोर्सेस एक जगह इकट्ठी ना हो पाएं। मेन फोर्स, जिसमें वो और आर्सिया शामिल हैं, टेरिटरी कैप्चर करेंगे। कमांडर कहता है कि उन्हें इसके लिए रॉयल फैमिली की परमिशन चाहिए। एड्रियन कहता है कि चाहे परमिशन जल्दी आए या देर से, आएगी जरूर। तब तक वे इसे ट्रेनिंग कहेंगे, जो बहुत लोग वैसे भी एक्सक्यूज के तौर पर यूज करते हैं। वो सोचता है कि इस बार वो किसी सेफ जगह से ऑर्डर्स नहीं देगा। वो खुद आर्सिया के साथ बैटलफील्ड पर जाएगा और अपना मिलिट्री पावर दिखाएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो सोचता है दूसरे घरों में इस वक्त क्या हो रहा होगा। एक बच्चा पिट रहा होगा, एक ड्रंक पिता शराब पी रहा होगा, वो मोटी लड़की अपनी मां से बचाने की भीख मांग रही होगी और कोई अपने कमरे में डरकर छुपी होगी। अब सब तैयार है, 3 बड़ी एरियल फोर्ट्रेसेस और कई छोटी। एड्रियन, आर्सिया और कमांडर अपने ट्रूप्स लेकर टेरिटरीज पर कब्जा करने निकलते हैं, खासकर उनकी जिंदगियों पर। अब विस्काउंटो पार्मा में एक लड़की जूस पीती हुई कहती है कि यह बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एड्रियन लॉरेंस को टाइटल दिया गया और हिज मैजेस्टी एम्परर उसे रिक्रूट करना चाहते थे, लेकिन किसने सोचा था कि वो इतनी जल्दी मूव करेगा। और जैसे ही उसे टाइटल मिला, उसने एक साथ 4 विस्काउंटोडोज के खिलाफ टेरिटोरियल वॉर की रिक्वेस्ट कर दी। अब जल्द ही पता चल जाएगा कि वो बिना प्लान का लुनाटिक है या फिर कोई एक्सेंट्रिक जीनियस। वो लड़की एल्फ्रेड है, ब्रिगॉन एम्पायर से। उसके सरप्राइज के लिए उसके पास कोई बोलता है कि उन्हें विजिटर्स आने का पता नहीं था। वो मुड़कर देखती है, वो डचेस ओलिविया रिवरडेल थी। दोनों भीड़ में एक दूसरे को चुपचाप घूरती हैं। अब वापस हमारे लड़के के पास। उसके सामने 3 लोग घबराए हुए खड़े हैं। वे कहते हैं टेरिटोरियल वॉर की परमिशन अभी तक नहीं आई, लेकिन उसने अपनी ट्रूप्स विस्कॉन्डेडे के सीमा पर लगा दी हैं। क्या वो लॉ को इग्नोर कर रहा है? एड्रियन कहता है वे गलत हैं, उनकी ट्रूप्स तो बस ट्रेनिंग कर रही हैं। फिर वो पूछता है क्या वे विस्कॉन्डोडो से हैं? वे कहते हैं नहीं। एड्रियन कहता है तो फिर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो कानून का फॉलोअर है और परमिशन मिलने तक अटैक नहीं करेगा। लेकिन वो आदमी हिस्टेरिकल होकर पूछता है कि क्या परमिशन मिलते ही वो अटैक करेगा? एड्रियन कामली कहता है ऑफ कोर्स। वो कहता है ये मॉरल के खिलाफ है। एड्रियन सोचता है तो स्कूल में यंग मास्टर का मुझे डराना मॉरल था। फिर अचानक उसे मैजिक मैसेज आता है। वो तीनों की आवाज मैजिक से ब्लॉक कर देता है और अपनी वॉच पर देखता है। उसे टेरिटोरियल वॉर की ऑफिशियल परमिशन मिल गई है। वो आदमी शॉक्ड रह जाता है। एड्रियन कहता है परफेक्ट टाइमिंग, लगता है रॉयल फैमिली की राय तुमसे अलग है। मैजिक हटने पर आदमी पूछता है कि क्या रॉयल फैमिली ने उन्हें अबैंडन कर दिया? एड्रियन कहता है उन्होंने जो उनके लिए वैल्यूबल था उसके आधार पर फैसला किया होगा। वो आदमी उससे विनती करता है कि वो कुछ इरैशनल ना करे। एड्रियन कहता है कि अब उससे बात करने का समय खत्म हुआ। अब जाकर विस्कॉन्डोडो पार्मा को कन्विंस करो और बचने का एक ही तरीका है, सरेंडर। वो अपने मेज को इशारा करता है। टेलीपोर्ट इंटरफेरेंस स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। फ्लोटिंग फोर्ट्रेस और वैनगार्ड ट्रूप्स पार्मा पर मार्च करना शुरू कर देते हैं। एड्रियन और आर्सिया आगे बढ़ते हैं। आर्सिया उसका हाथ पकड़ती है। एड्रियन कहता है कि अब से वो और आर्सिया फ्रंट लाइन में खुद लड़ेंगे, जबकि कमांड सर पर्सियस संभालेंगे। पर्सियस शॉक्ड होकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन एड्रियन जाने लगता है। पर्सियस वॉरियर्स को वॉइस कमांड भेजता है कि हिज एक्सीलेंसी मार्कस लॉरेंस और हिज एक्सीलेंसी आर्सिया पर्सनली बैटल में उतर रहे हैं, उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। एड्रियन सोचता है अगर किसी ने उससे महीनों पहले कहा होता कि बदला लेने के बाद बस खालीपन बचेगा तो वो मान लेता।
लेकिन उसके लिए बदला ही सबसे बड़ा पर्पस देता है। एकेडमी के विलेंस एन और सीड्रिक, उनकी इरेडिकेशन उसके नए फ्यूचर की शुरुआत है, और उससे भी बढ़कर दुश्मनों को डरते हुए देखना उसे मजा देता है। दूसरी ओर उस यंग मास्टर के कमरे में वो पूछता है कि ये कैसी एक्सप्लोजन थी, क्या वो पागल हो गया है। वो 3 वैनगार्ड से पूछता है कि जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बीच वाला कहता है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारी से 2 गुना है, उनके पास एक ऑरा मास्टर और एक आर्कमेज है। सच कहें तो हमारी चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। यंग मास्टर गुस्से से चिल्लाता है कि वो कुछ करें, क्या उसने उन्हें पैसे देने के लिए हायर किया था कि वो कुछ ना करें। वो आदमी उसे घूरता है और कहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। फिर वो सुझाव देता है, यंग मास्टर, आपको मार्केस लॉरेंस से लड़ते हुए मर जाना चाहिए। अगर आप अपनी मौत से उसकी रिवेंज पूरी कर दें तो शायद डैमेज कम हो। यंग मास्टर शॉक होकर पूछता है, तुम मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वो कहता है कि ये उसका यंग मास्टर है, लेकिन सोल्जर उससे बहुत गुस्से में घुरकर बोलता है कि शायद पूरे कैसल में लोग ऐसा ही सोचते होंगे। वो हमेशा से ही क्रूल रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि उन्हें उसकी वजह से क्यों सफर करना पड़ रहा है। और जब उनके नीचे वाले लोग मरते हैं तो उसकी गलती भी उसी पर डाली जाती है, मार्केस लॉरेंस पर नहीं। उसके हाथों से सीधा और इनडायरेक्टली 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और आखिरकार सबने ये समझ लिया कि यू रीप व्हाट यू सो, और वो लोग उसे इस शिटी लेसन के लिए थैंक यू भी कहते हैं। लेकिन वो खुद सोचता है, ये रीप व्हाट यू सो क्या बकवास है, मैं तो अपर क्लास से हूं, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो बस लो क्लास लोगों को डिसिप्लिन किया था जो मुझसे लोअर लेवल के थे। उसे लगता है कि एड्रियन सच में एक बास्टर्ड है जो हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है। उसी समय दरवाजा खुलता है और कमांडर अंदर आता है। कमांडर उस लड़के की तरफ बढ़ता है। लड़का कहता है कि यह सच है कि अगर वो दूसरी टेरिटरीज से हेल्प मांगे तो शायद उनके पास कुछ चांस हो, लेकिन कमांडर उसके लिए एक वैनगार्ड इक्विपमेंट लाता है, फोर्स आर्मर और फोर्स स्वॉर्ड, और कहता है कि उसे ये पहनकर मार्केस लॉरेंस को फेस टू फेस चैलेंज करना होगा। ये सुनकर लड़का शॉक में रह जाता है। कमांडर उसे घूरकर कहता है कि ये विस्कॉन्टी की ऑर्डर है, और सोल्जर्स उसे जबरदस्ती वो आर्मर पहनाते हैं। लड़का चिल्लाता रहता है, मुझे छोड़ दो, और उसे अपने पास्ट की वो बातें याद आने लगती हैं जहां छोटा एड्रियन उसे कहता था, मैं तुम्हें इस दुनिया में जन्म लेने का पछतावा करवा दूंगा। वो डर के मारे रोने लगता है और अपनी मां को पुकारता है। सोल्जर्स उसे एस्कॉर्ट करते हुए ले जाते हैं, जबकि वो बहुत नर्वस है। कमांडर उसे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही मार्केस लॉरेंस एक आर्कमेज है, पर वो भी एक मेज ही है। एक वॉरियर जो फोर्स इक्विपमेंट पहनता है उसे संभाल सकता है। लेकिन वो रोते हुए पूछता है कि क्या ये सच में कंफर्टिंग है? कमांडर कहता है कि वो ये सिर्फ इसलिए बोल रहा है ताकि लड़का सरवाइव कर सके। अगर वो डर कर किसी कोने में छिपने का सोच रहा है तो उसकी गर्दन यहीं काट देना बेहतर है, क्योंकि चाहे वो छिपे या नहीं, उसका रिजल्ट एक ही है, वो सिर्फ एड्रियन की रिवेंज का एक आसान टारगेट बन जाएगा। पर अगर वो ये वैनगार्ड इक्विपमेंट यूज करे और जब मार्केस अपनी गार्ड नीचे करे तब उसे अटैक करे और उसे हरा दे, तो तब लोग उसे हीरो मानेंगे। मार्केस लॉरेंस का कोई एयर नहीं है तो टेरिटोरियल वॉर वहीं खत्म हो जाएगी, मतलब वो विस्कॉन्टी का हीरो बन सकता है। लड़का कांपते हुए भी ये सोचता है कि शायद उसे एक बार क्लाउन बनना चाहिए जैसा सब चाहते हैं। वो कहता है कि मैं सरवाइव करूंगा, मैं उस बास्टर्ड एड्रियन को मारूंगा और तुम सब अपनी बातों की कीमत चुकाओगे। सोल्जर्स कहते हैं कि अगर वो मार्केस को हरा पाए तो वो खुशी से उसकी पनिशमेंट स्वीकार करेंगे। लड़का दरवाजा खोलता है और सोचता है कि वैनगार्ड इक्विपमेंट अपनी पावरफुल अटैक और डिफेंस के लिए ही फेमस है। अगर एक मेज उसे नष्ट कर सकता है तो ये नाम बेकार नहीं होगा। कमांडर ने कहा था कि अगर एड्रियन की गार्ड नीचा हो तो उसे मारना पॉसिबल है, शायद 0.1% चांस तो होगा ही। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे हेल जैसा दृश्य दिखता है। सारे वैनगार्ड्स आसानी से मारे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, उस मेज के पास मत जाओ। एड्रियन सबको पल भर में खत्म कर देता है। लड़का शॉक में सोचता है कि क्या ये दोनों सच में आर्कमेज और आउरा मास्टर है? क्या ये इनकी असली ताकत है? वो रोते हुए कमांडर से पूछता है कि क्या ये मजाक है, तुम सच में चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? लेकिन सोल्जर्स उसे जवाब भी नहीं देते और उस पर दौड़ते हुए आते हैं, उसे मॉन्स्टर कहकर घेर लेते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। एड्रियन की स्क्वाड टेलीपोर्ट करती है और एक बड़ा बिजली का झटका मारती है, जिससे सब इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं। लड़के का डर और बढ़ जाता है। जब वो अपने मैंशन के ऊपर कई फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस देखता है, उसे समझ आता है कि अब सच में बड़ी मुसीबत है। फोर्ट्रेसेस से भारी आवाजें निकलती हैं और पूरी जगह पर दबाव बढ़ जाता है। लड़का रोते हुए एड्रियन को सामने देखता है, जो कहता है कि उसे लगा था वो आखिरी पल तक छिपा रहेगा। ये अनएक्सपेक्टेड है। विस्कॉन्ट का यंग मास्टर जेनिथ पार्मा कांपते हुए उसकी तरफ चल रहा है। सोल्जर्स उसे पीछे से धक्का देते हैं। लड़का सोचता है अब तो पक्का मर गया, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो मार्केस लॉरेंस को एक ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। एड्रियन हैरान हो जाता है। लड़की की स्क्वाड पूछती है, ये किस तरह की बकवास है, क्या ये इतना पैथेटिक है? और एक उंगली चटकाते ही वो उसका हाथ काट देती है। लड़का दर्द में चीखता है, ये क्या है? एड्रियन शांति से कहता है, तुमने इस बार वेपन्स खरीदने में 70 मिलियन खर्च किए, लगता है मुझे ये जल्दी वसूल करना पड़ेगा। लड़का दर्द से कांपते हुए उसे घूरता है।
एड्रियन आगे कहता है कि यहाँ वैनगार्ड इक्विपमेंट हर जगह पड़ा है और एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस तुम्हारे बैकयार्ड में है। तुम्हें पता ही होगा कि असली खजाना कौन सा है। लड़का दर्द से चिल्लाकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारा असली मकसद था। एड्रियन जवाब देता है कि ये तुम्हारी रिवेंज है, तुम तो बस उसके रास्ते की एक कॉन्सिक्वेंस हो, 2 खरगोश एक साथ मारने। वो अपनी ईगल को अटैक करने का आदेश देता है। लड़का डर के मारे रोता है। एड्रियन आगे कहता है 2 रिब्स टूटे थे, एक ह्यूमरस और एक डॉर्सल बोन। ये वही बोन्स हैं जो तुमने मेरे तोड़े थे। अगर तुमने सिर्फ कुछ हड्डियां तोड़ी होती तो मैं माफ कर देता। मैं बहुत पेशेंट हूं और रिवेंज पसंद नहीं करता, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया कि मुझे गुस्सा आ गया। ईगल उसे मारने ही वाली थी, लेकिन एड्रियन रोक देता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मौत जल्दी और पीसफुल ना हो। वो उसे हील करता है ताकि वो खून की कमी से ना मरे। लड़का रोते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन एड्रियन ठंडे स्वर में कहता है खत्म करो इसे। उसी समय कमांडर चिल्लाकर उसे रोकता है और पूछता है कि वो लोग उसे लॉर्ड के ऑफिस तक एस्कॉर्ट करने वाले थे। एड्रियन मुस्कुराकर बोलता है कि ये काफी जेंटल है उनकी तरफ से। और इस तरह सिर्फ 30 मिनट में मार्केस लॉरेंस और विस्कॉन्ट पार्मा की वॉर खत्म हो गई, जो पूरे कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। अब सीन बदलकर उस लड़की की तरफ जाता है। वो सोचती है कि अगर मार्केस लॉरेंस रिवरडेल फैमिली के सोशल सर्कल में नहीं होता तो वो शायद मदद के लिए नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक है कि एड्रियन असल में रिवरडेल फैमिली का मेंबर नहीं है। फिर भी वो खुद को रोकती है जैसे कोई क्राइम कर रही हो, और कहती है कि वो तो बस उसे सपोर्ट करने आई थी, यही उसका एक्सक्यूज है। फिर सामने वाली उससे पूछती है कि किंगडम ब्रिक की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड यहां क्या करने आई है। क्या वो एड्रियन को एम्पायर से निकालने की सोच रही है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखती हैं। रिवरडेल की लड़की कहती है कि वो बस चीजें वैसी ही रखना चाहती है, और दूसरी कहती है कि अगर वो लड़ेंगी भी तो सिर्फ थकेंगी, कुछ हासिल नहीं होगा। तभी दोनों आश्चर्य से देखती हैं कि टेलीपोर्ट इंटरफेरेंस स्पेल एक्टिवेट हो गया है, यानी युद्ध ऑफिशियली शुरू हो गया है। अब दोनों एड्रियन की फाइट को देखने लगती हैं और शॉक हो जाती हैं कि वो मेज होकर भी इतनी करीब की दूरी पर फाइट कर रहा है। इंटेलिजेंस चीफ समझाती है कि असल वजह जिससे मेजेस बैटलफील्ड में सीमित हो जाते हैं वो वैनगार्ड्स में ही बल्कि टेलीपोर्ट इंटरफेरेंस स्पेल है। ब्लिंक नाम का शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्ट मेज की मोबिलिटी बढ़ाता है, जिससे वो अटैक होने पर तुरंत दूर जा सके। युद्ध में इसी को रोकने के लिए इंटरफेरेंस स्पेल कॉमन हो गया है ताकि मेजेस ब्लिंक न कर सके। इस वजह से बैटलफील्ड्स पर मेजेस भाग भी नहीं पाते और अक्सर वैनगार्ड्स द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन मार्केस लॉरेंस की फाइट देखकर उसे समझ नहीं आता कि एड्रियन बिना टेलीपोर्ट के भी कैसे डॉज कर लेता है। वो रिवरडेल की लड़की से पूछती है कि क्या ये फाइट वो कर सकती है। वो कहती है कि अगोर होने के बावजूद भी ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बैटल एक्सपीरियंस, स्ट्रांग फिजिकल एबिलिटी और बहुत शार्प कॉम्बैट सेंस चाहिए। हर कोई ये नहीं कर सकता। पीछे खड़ी लड़की कहती है कि उसके पास एक अमेजिंग प्रीस्ट है। फिर बोलती है कि वो उसके लोगों के मामलों में दखल अंदाजी बंद करे। दूसरी लड़की कहती है कि यह अफसोस की बात है क्योंकि उसे एड्रियन कई तरीकों से पसंद आया था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। वो चली जाती है। रिवरडेल की लड़की एड्रियन को दूर से देखती है और उसे याद आता है जब उसने कहा था कि वो अपनी हंट की ग्रेस किसी से शेयर नहीं करेगी और वो बस देखने के लिए खड़ी रहे। अब सोचती है कि उसने रिवरडेल स्कूल की बहुत सारी यूनिक हैबिट्स दिखाई हैं अपने स्पेल्स के दौरान। वो उसे शक की नज़र से देख रही थी, लेकिन उसकी वजह से उसे एक बड़ा शो मिला। अब क्योंकि वो खुद आई थी, अब उसे वापस जाना चाहिए। पर तभी पता चलता है कि एड्रियन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। लगता है दोनों चली गईं। वैन गॉनगार्ड बोलता है ये लॉर्ड का ऑफिस है। एड्रियन तुरंत ऑफिस का दरवाजा उड़ा देता है। बूढ़ा लॉर्ड शॉक में रह जाता है और जब एड्रियन उसके पास आता है वो डरकर पीछे हटता है, गिर जाता है और कहता है प्लीज पास मत आना। एड्रियन उससे पूछता है कि वो रेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट पर साइन क्यों नहीं करता। लॉर्ड रोते हुए पूछता है कि अगर वो साइन कर दे तो उसके और उसके फैमिली का क्या होगा। एड्रियन शांत स्वर में कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो केवल मेन कल्प्रिट को ही मारेगा। बदले में उनकी फैमिली एक फॉलन नोबल फैमिली बन जाएगी जिनके टाइटल्स और प्रॉपर्टी छीन लिए जाएंगे, या फिर वो चाहे तो मर भी सकते हैं। बेचारा कांपने लगता है। कुछ देर रोने के बाद लॉर्ड कहता है कि वो अग्रीमेंट साइन कर देगा। कहानी बताती है कि जिस क्षण परमा विस्काउंटी गिरा उसी पल सभी को पता चल गया था कि मार्किस लॉरेंस बनाम 4 विस्काउंटीज की वॉर लगभग खत्म हो चुकी है। अब विस्काउंटी डोरेट में उनके ऑफिस में पैनिक है। कोई कहता है कि मार्किस लॉरेंस ने परमा को कब्जा कर लिया है और अब डोरेट की तरफ आ रहा है। एड्रियन लॉरेंस और आर्सिया क्लाइन शायद पहुंच भी चुके होंगे। सब कहते हैं कि अगर डोरेट हार गया तो वो अगला टारगेट होंगे। डर के मारे वो मेज के नीचे छिप जाते हैं। करेन संदेश में कहती है कि वो अपने बच्चों को भेज दें, लेकिन महिला कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं। सुना है कि परमा के युवा मास्टर को हराने के बाद एड्रियन पैदल ही कैसल में घुस गया। इसका मतलब है कि एड्रियन सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा है युद्ध शुरू करने का, और असल में उसका मकसद है ट्रेजर जमा करना और आर्मी बनाना। वो समझाती है कि मार्किस लॉरेंस अपना पूरा मिलिट्री खर्च उन्हें पास करना चाहता है और उनका पैसा और टेरिटरी चुनाना चाहता है।
सब डरते हैं और पूछते हैं कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है, लेकिन वो कहती है कि अब जीतना पॉसिबल नहीं, उन्हें तरीका बदलना होगा। इस तरह वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। कुछ वैंगार्ड्स को टेलीपोर्ट किया जाता है। कमांडर बताता है कि डोरेट की वैंगार्ड फोर्स टेलीपोर्ट एरिया पर पहुंच चुकी है। फिर कर्मन और रॉनी विस्काउंटीज भी ज्वाइन करते हैं। प्लान है कि एनिमी की मार्चिंग स्टेशंस को होस्टेज बनाकर वॉर को एक ही पल में पलट दिया जाए। ऑपरेशन शुरू होती है। 15 सेकंड्स काउंटडाउन। 0 पर सब टेलीपोर्ट स्क्रॉल्स फाड़ते हैं और दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तीनों वैंगार्ड ग्रुप्स ऑनलाइन हैं। लेकिन तभी एक आवाज उनकी कम्युनिकेशन में घुसती है। वेलकम, मैंने तुम सबके लिए एक सेरेमनी तैयार की है। तुम सब मेरे मेहमान हो। सब ऊपर देखते हैं। एक विशाल शिप हवा में तैर रहा है और उस पर खड़ा है मार्किस लॉरेंस खुद, सबका इंतजार करते हुए। वो मुस्कुराकर कहता है, कम विद मी। उसके पैरों के नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो रहा है। वो लोग उन पर अटैक करने वाले थे, जबकि वो कह रहे थे कि ये सब एक ड्रामा है और उनकी ऑपरेशन पकड़ी जा चुकी है। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, अचानक वे सब एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जब वो आदमी देखता है कि उसके सामने क्या है तो सब पूछते हैं, ये क्या हेल है? वे पूरी तरह से दूसरे वैंगार्ड्स और कई एयर फोर्ट्रेसेस से घिरे हुए थे। वे कहते हैं कि ये तो सच में बैड है। वे पूरी तरह से घिर चुके थे और विस्काउंट लॉरेंस ने उन्हें धोखा दिया था। उधर हमारा लड़का अपनी एयरशिप में ही था। तीनों को एक अजीब सी प्रेशर महसूस होती है और एड्री उठकर कहता है कि वे आ गए हैं। पीरूस कहता है कि जैसा उसने कहा था और अगर उसके पास क्लियर एविडेंस की स्टेबिलिटी हो तो, लेकिन एड्री कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस एक सिंपल प्रिडिक्शन थी। जबकि सीरीज कहता है कि वो अब डरने लगा है और उसे अंदाजा नहीं कि वो कितना रिलीव्ड है कि एड्रियन उसका दुश्मन नहीं है। इसके बाद एड्रियन एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स एक्टिवेट करता है और कहता है कि ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है लेकिन बेकार है, क्योंकि वे उनके मूव्स पहले से पढ़ सकते हैं। बस कहता है कि आखिरकार दुश्मन उनकी मर्सी पाएंगे। फिर आप वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां हमारा लड़का सबको कहता है कि अपनी तलवारें छोड़ दो और सरेंडर कर दो ताकि तुम जिंदा रह सको। लेकिन कमांडर कहता है कि मार्किस लॉरेंस को पकड़कर ही ये वॉर खत्म होगी। ये सुनकर हमारा लड़का हैरान रह जाता है, लेकिन तभी पी चिल्लाती है और चिंता में आगे बढ़ती है। वैंगार्ड्स उस पर हमला करने दौड़ते हैं। एड्रियन कहता है कि यही उनका मौका है, लेकिन एड्रियन आसानी से एक बैरियर एक्टिवेट करता है और एक मैजिक अटैक में उनमें से एक का सिर उड़ा देता है। वो फिर कहता है कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो वे सब मर जाएंगे। राजेम भी सोचती है कि स्थिति को देखते हुए लड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर वे चाहें तो एक कदम आगे बढ़ाएं और सीधे हेल भेज दिए जाएं। एड्रियन उंगली चटकाते ही सब पर हमला करता है। कमांडर कहता है कि यह बहुत बुरा है, उन्हें उसे मारना होगा वरना टेरिटोरियल वॉर खत्म हो जाएगी। राजेम सोचती है कि शायद एड्रियन ने उन पर हाथ हल्का रखा, लेकिन वे सच में पैथेटिक हैं। एड्रियन एक फ्लेम एक्सप्लोजन का उपयोग करके आर्मी का बड़ा हिस्सा जला देता है। कमांडर समझ नहीं पाता कि यह कैसी शक्ति है। वो अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत कम पड़ जाती है और उसकी आर्मर टूट जाती है। एड्रियन उस पर आगे बढ़ता है। कमांडर डर के कहता है कि पास मत आना और हमला करता है, लेकिन एड्रियन आसानी से ब्लॉक कर देता है। कमांडर सोचता है कि एक साधारण फिफ्थ सर्कल शील्ड इतना पावरफुल कैसे हो सकती है। एड्रियन खुश होकर कहता है कि आज उसने यही बात सबसे ज्यादा सुनी है। सारे लोगों को खत्म करने के बाद एड्रियन घर लौटता है और एक मैसेज देखता है। इंटरनेट पर उसके बारे में आर्टिकल्स भरे थे, कैसे उसने अकेले ही 4 विस्काउंट्स के खिलाफ टेरिटोरियल वॉर जीती। उसके सुबॉर्डिनाडोज और सोल्जर्स उसकी शक्ति देखकर शॉक थे। कुछ दिन पहले वॉर खत्म होने के बाद उसने कैथरीन को फिर से पाया, जहां 4 लोग उससे माफी मांग रहे थे। वे कह रहे थे कि वे गलत थे और उससे मदद की भीख मांग रहे थे। कैथरीन ने एड्रियन से पूछा कि ये सब क्या है। तब एड्रियन ने कहा कि वही लोग थे जिन्होंने उसे बचपन में चोट पहुंचाई थी और उसकी सेल्फ एस्टीम और फ्यूचर बर्बाद कर दिया था। एड्रियन ने कहा कि पॉलिटिकल रीजंस के चलते उसे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन वो इजाबेला और ब्रुक्स से भी बात करेगा और वे भी कैथरीन से माफी मांगेंगे। कैथरीन डरते हुए कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एड्रियन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो कैथरीन को नहीं बता सकता कि वो उसकी सेवियर है। वो उसके सारे घाव ठीक कर देता है और कैथरीन बेहद खुश हो जाती है। एड्रियन कहता है कि अब से दोनों सिर्फ मुस्कुराएंगे। वो कैथरीन से पूछता है कि उसके दिन कैसे जा रहे हैं और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हर दिन बहुत मजेदार है। अब सीन प्रिंस के ऑफिस में बदल जाता है। वो कहता है कि एड्रियन को अपने साइड में लाना एक मास्टर मूव था। विस्काउंट फार्मको, विस्काउंट डोरेट और विस्काउंट कार्मा, ये 3 फैमिलीज जो दूसरे प्रिंस को सपोर्ट करती थीं, अब उसके लिए यूजफुल साबित हुई। एक फैमिली जो क्राउन प्रिंस का समर्थन करती थी उसे भी मिटा दिया गया। प्रिंस कहता है कि उन्होंने खुद ही पाप किया था, इसलिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। प्रिंस पूछता है कि प्रिंस लूक ने खुद कहा। एड्रियन बताता है कि वो थोड़ा परेशान था कि क्या उसे अपने समर्थक नोबल से ऐसा बदला लेना चाहिए था या नहीं। एड्रियन ने उसे बताया कि काउंट ब्रुक्स और मार्किस कैस्काबेल ने भी वही पाप किए थे जो 4 विस्काउंट्स ने किए थे।
मार्किस रेवन तो उसका आर्क एनिमी है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे दूसरे प्रिंस की सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लूक ने कहा कि वो फिलहाल इसे जाने देगा। प्रिंस ये सुनकर हंस पड़ता है और कहता है कि ये और भी बेहतर साबित होगा। दूसरे प्रिंस के फैक्शन के साथ लकूना की स्थिति गंभीर थी, लेकिन वो ऐसी जीत नहीं चाहता था। उसे तो एक डेवस्टेटिंग विक्ट्री चाहिए थी। वो पूछता है कि क्या एक सिविल वॉर किसी देश की जिंदगी को तबाह नहीं कर देती, जबकि एड्री सोचता है कि अगर एक सिविल वॉर की वजह से देश की ताकत कमजोर हुई तो दुश्मन क्रैक्सिंग एम्पायर फिर से अपने एम्बिशंस दिखा सकता है। इसलिए उसकी ये बिट्रेयल पहले से प्लान्ड थी ताकि क्राउन प्रिंस की पूरी जीत सुनिश्चित हो सके। पॉलिटिक्स एक बड़े कुत्तों की लड़ाई की तरह होती है, जहां सब एक दूसरे को काटने को तैयार हैं। बिट्रेयल पर आधारित स्ट्रैटेजी लोगों में एंग्जाइटी पैदा कर सकती है और वे एक साधारण इंसान की तरह सोचने लगते हैं। वो पूछता है कि मिशन कब शुरू करना है। प्रिंस कहता है कि अभी हमारे पास समय है और एड्री खुश होकर जवाब देता है। उसी समय दूसरा प्रिंस आर्सिया के साथ फ्लर्टिंग करता रहता है। इस तरह वो किसी दिन बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। क्राउन प्रिंस ये देखकर हैरान होता है और सोचता है कि उसका प्यारा दूसरा प्रिंस तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वो माफी मांगता है और कहता है कि आउरा मास्टर बनने के बाद उसकी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसे लगता है कि हर लड़की उसे चाहेगी अगर वो उसे सिड्यूस करे। एड्री पूछता है कि क्या वो सच में एक बच्चा है। आर्सिया के बारे में वो सोचता है कि वो दूसरों को उतना ही इग्नोर करती है जितना चाय पीती है। वो एक इनोसेंट बच्ची है और अभी दुनिया नहीं समझती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद असली कन्फ्रंटेशन से पहले इसी हवा के सिर को संभालना पड़ेगा। प्रिंस उसके विचारों को काटते हुए कहता है कि ये सिर्फ उसकी राय है, लेकिन क्यों ना वो एक सेरेमनी करे। ये सुनकर एड्री चौंक जाता है, यानी वो शादी की बात कर रहा था। अब काउंट क्लेन के कैसल में एड्री चलते हुए यही सोच रहा था, प्रिंस ने उसे शादी की बात क्यों कही। शादी इस समय सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा था, लेकिन ये कोई आसान फैसला नहीं था। आर्सिया और वो सिर्फ ऊपर ऊपर से लवर्स थे, असली प्रेमी नहीं। आर्सिया महान मैनुअल लूकस की विरासत में से एक थी। एड्री को यकीन था कि वो बिना शिकायत के उसके किसी भी फैसले को मान लेगी, क्योंकि वो उसी के लिए बनाई गई थी। इसका मतलब एड्री चाहे जो करे, उससे शादी भी वो उसकी फीलिंग्स से परे है। तभी आर्सिया उसे देखकर उसकी ओर भागती है। एड्री पूछता है कि ये सब क्या है और जमीन पर पड़े लोगों की ओर इशारा करता है। आर्सिया कहती है कि उसने उन्हें एक छोटा सा सबक सिखाया है। एड्री पूछता है सच में ये सबक था। आर्सिया कहती है कि ये तो बस ट्रेनिंग थी। तभी मेड कैथरीन घबराई हुई उनके पास आती है और कहती है कि दूसरे प्रिंस ने किसी को भेजा है, वो आर्सिया से मिलना चाहता है। एड्री कहता है कि क्या वो पागल हो गया है। आर्सिया बिना एक्सप्रेशन बदले कहती है कि दूसरे प्रिंस की नजर एक पर्वर्ट जैसी है, वो ना उससे मिलना चाहती है ना बात करना चाहती है। मेड कहती है कि वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। इसी समय दूसरे प्रिंस का एनवॉय आता है और काउंटेस क्लेन तथा मार्किस लॉरेंस को सलाम करता है। एड्री पूछता है कि वो वहां क्यों आया है और सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। नर्वस होकर वो आदमी एक बुके निकालता है और कहता है कि प्रिंस ल्यूक ने आर्सिया को डिनर के लिए इनवाइट किया है और उसने ये फ्लावर्स भेजे हैं। आर्सिया फ्लावर्स एड्री को पकड़ाती है क्योंकि वो एक डायमेंशनल वैक्यूम है। एड्री पूछता है कि क्या बस इतना ही। एनवॉय कहता है कि वो आर्सिया की प्रतिक्रिया जानना चाहता है। आर्सिया एड्री से पूछती है कि वो क्या कहे। एनवॉय कहता है कि प्रिंस ने सिर्फ उसे इनवाइट किया है। आर्सिया कहती है तो जवाब है नहीं। वो आदमी कहता है कि वो ऐसा ना कहे। एड्री उससे पूछता है कि वो किस फैमिली से है। वो डरकर पूछता है कि क्यों। एड्री मुस्कुराकर कहता है कि उसे फैमिलीज को टुकड़े टुकड़े करना पसंद है। क्या उसने खबरें नहीं देखी? लेकिन चूंकि वो प्रिंस ल्यूक का मैसेंजर है, वो उसका सिर नहीं उड़ा सकता, पर उसके पेरेंट्स का जरूर उड़ा सकता है। ये सुनकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये बहुत रूड है। एड्री कहता है कि वो इंसल्टेड महसूस कर रहा है और पूछता है कि क्या उसे उसके स्थान पर रखना चाहिए। अब से कोई भी आर्सिया के लिए ऐसी डिस्गस्टिंग ऑफर लेकर आएगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो कहता है कि प्रिंस को जाकर बता देना कि एड्री आशा करता है कि संबंध अच्छे रहें, पर अगर उसने एड्री को प्रोवोक किया तो वो पागलपन कर सकता है, और ये भी साफ कर दे कि आर्सिया उसकी फियांसे है। जब एनवॉय ये सब प्रिंस को बताता है, प्रिंस शॉक हो जाता है। वो आदमी नर्वस होकर कहता है कि एड्री मजाक नहीं कर रहा था। प्रिंस कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्किस लॉरेंस ऐसा आदमी है। कमांडर सलाह देता है कि प्रिंस को पीछे हटना चाहिए, मार्किस को और प्रोवोक करना खतरनाक होगा। प्रिंस गुस्से में पूछता है कि क्यों। कमांडर कहता है कि अगर प्रिंस को वो लड़की चाहिए तो वो उसे तब ले सकता है जब वो थ्रोन पर बैठेगा। प्रिंस कहता है कि ये एक अच्छी आइडिया है और मार्किस लॉरेंस जैसे स्पॉइल्ड ब्रैट को सिखाना जरूरी है, लेकिन अभी समय नहीं है। पर अब उसके पास थ्रोन लेने का एक और कारण है। कुछ दिनों बाद टेरिटोरियल वॉर खत्म होने पर कुल लागत 42 ट्रिलियन WS निकली। एड्री खुश था कि सब समाप्त हो चुका था। सिर्फ 4 विस्काउंट्स का पैसा ही नहीं, बल्कि मिथ्रिल, मैना स्टोन्स, ज्वेल्स, प्रेशियस मेटल्स, पेंटिंग्स, सब कुछ उसने हासिल कर लिया था।
दुश्मनों की वेल्थ को लूटना और खुद उपयोग करना उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा था सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स हिल्ट, जो माना जाता है कि सेलेस्टियल्स द्वारा उपयोग की गई तलवार का हिस्सा है। ये वस्तु मिथिक युग की है और इसका मटेरियल ड्रिकाल्को तथा सेक्रेड ब्लडस्टोन है। इसे घूरते हुए एड्री सोचता है कि कोई भी समझ सकता है कि ये कोई साधारण आइटम नहीं है, और ये सोचकर कि ये ऑरिकाल्कम से बनी है, जो एक अत्यंत दुर्लभ मिनरल है जिसकी साल भर में सेक्रेड लाइन में केवल 500 ग्राम मात्रा ही बनती है, वो जानता है कि इसकी कीमत एक एयर फोर्ट्रेस से भी ज्यादा है। वो सोचता है कि जल्द ही उस सेक्रेड लैंड की यात्रा करे और इसे खुद देखे, लेकिन अभी उसे एक अर्जेंट काम था गेम के अंदर। आर्सिया एक मॉब के गर्दन पर किक मारती है और जब एक वैम्पायर खून बहाता है, एड्री कहता है कि उसकी शक्ल दूसरे प्रिंस जैसी लगती है, इसलिए उसे देखते ही इरिटेशन होती है। फिर वो उस पर फायरबॉल्स बरसाने लगता है। एड्री और आर्सिया दोनों मिलकर उस वैम्पायर को हराते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं। वो सोचता है कि वो इस जगह को अनदेखा नहीं कर सकता। हाल ही में काम की वजह से वो बहुत गिल्टी था, क्योंकि वो दिन में 3 घंटे से ज्यादा गेम नहीं खेल पाता था, लेकिन इसी वजह से उसका लेवल बढ़कर 205 हो गया। इसलिए उसने तय किया कि अभी उसका फोकस सिर्फ लेवल बढ़ाने पर होना चाहिए। जिन कामों के लिए उसकी जरूरत नहीं थी वो अपने असिस्टेंट्स को सौंप देता, और नए टैलेंट्स को रिक्रूट करने के लिए उसने एरन को एक स्पेशल तस्मा दिया ताकि वो रियल वर्ल्ड में लोगों की पहचान कर सके, जबकि एड्री आराम से गेम खेलता रहे। इस स्ट्रैटेजी से उसकी स्पीड काफी बढ़ गई और वो एज सर्कल तक पहुंचने का लक्ष्य करीब देख रहा था। तभी आर्सिया उसे बताती है कि उन्होंने एक बहुत हाई लेवल टैलेंट खोजा है। एड्री चौंक कर कहता है कि उसे तुरंत रिक्रूट करो। आर्सिया कहती है समझ गई, नेगोशिएशन अटेंडेंट संभाल लेंगे। लेकिन एड्री पूछता है कि हाई लेवल टैलेंट है कौन। आर्सिया बताती है कि उसका टैलेंट है डिवाइन पावर और उसकी यूनिक ट्रेट है नेचर ऑफ अ सेंट। एड्री शॉक होकर पूछता है क्या सेंट, क्या मतलब? अब रियलिटी में आर्सिया और 2 रिक्रूटर्स एक क्लर्क के सामने खड़े हैं। क्लर्क हंसकर पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। एड्रियन के मैजिक ग्लासेस दिखाते हैं कि उसका नाम है एवरी बार्नेट, उम्र 15 साल और उसका टैलेंट है वेरी हाई डिवाइन पावर एंड ट्रेट नेचर ऑफ अ सेंट। हॉन्डेल की दुनिया में केवल एक ही भगवान और एक ही धर्म है, सेपियनिज्म, और उसका हेडक्वार्टर्स है सेक्रेड लैंड ऑफ एवरिल, जहां होली किंग, सेंट और होली सेंटेस रहते हैं। होली किंग चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, सेंट आर्मी को और सेंटेस प्रीस्ट और डिवाइन मिरेकल्स को। आर्सिया बताती है कि एवरेली को एरिक टैलेंट रूम में ले गया है। एड्री अंदर जाता है और दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। एवरेली नर्वस होकर हाथ पकड़ती है और एड्री महसूस करता है कि उसमें सच में सेंट जैसी प्योरिटी है। आर्सिया बताती है कि एवरेली एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी क्योंकि उसके परिवार की स्थिति कमजोर है। एड्री उसकी तारीफ करता है कि उसने अच्छा चुनाव किया। सोफा पर बैठकर एड्री उससे पूछता है कि उसका सपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का था। वो खुश होकर हाँ कहती है। एड्री कहता है कि दुर्भाग्य से उसके टैलेंट्स इस क्षेत्र में मैच नहीं करते और वो उदास हो जाती है। तभी एड्री कहता है कि उसके पास डिवाइन पावर है और उसकी प्रकृति इतनी अद्भुत है कि वो एक दिन सेंटेस भी बन सकती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और एरिक भी पूछता है कि क्या ये सच है। एड्री बताता है कि सिर्फ पोटेंशियल होना ही काफी नहीं है, सेंटेस बनने के लिए उसे गॉड के सामने प्रूव करना होगा। हर 50 साल में सेंट और सेंटेस चुने जाते हैं, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो। एड्री कहता है कि वो बेकार नहीं बैठ सकता क्योंकि ये टैलेंट गॉड ने उसे दिया है। उसने शोध किया और जाना कि सेंटेस सिलेक्शन जल्द ही होने वाला है। वो एवरेली को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहता है ताकि वो सेंटेस बन सके। एवरेली नर्वस होकर पूछती है कि क्या ये सच में पॉसिबल है। एड्री कहता है कि 10 में से 7 सेंटेस आम नागरिक ही होती हैं, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। उसे बहुत मेहनत करनी होगी, एटिकेट, थियोलॉजी और डिवाइन मैजिक सब सीखना पड़ेगा। फिलहाल एड्री उसे 200 मिलियन का साइनिंग बोनस और 500 मिलियन मासिक सैलरी देने की सोच रहा है। एवरेली शॉक्ड रह जाती है। एड्री सोचता है कि अगर वो अपनी हाथों से एक सेंटेस बना सके तो उससे उसे विशाल शक्ति मिलेगी। वो एवरेली से कहता है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर से सेंटेस बनने का ट्रांजिशन है, दोनों ही प्रोफेशंस हैं। एरिक भी कहता है कि मार्केस लॉरेंस मजाक नहीं करता, वो सीरियस है। एवरेली उस पर भरोसा कर सकती है। एड्री महसूस करता है कि एरिक और एवरेली एक अच्छी टीम बन सकते हैं। एड्री मुस्कुराकर सोचता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर और सेंटेस सिलेक्शन बैटल के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो देखना चाहता है कि जब उसके पास एक सेंटेस होगी तो क्या होगा। अब जबकि एवरेली नए माहौल में ढल रही थी, एड्री और आर्सिया गेम खेल रहे थे। एड्री उसे बताता है कि 10 बजे के बाद वो जगह ब्लैक ईगल कहलाती थी और वो पहले ही उन मॉन्स्टर्स पर आक्रमण कर रहा था। वो इस समय एक जायंट ऑक का सामना कर रहा था। जब वो ओक अपने भारी एक्स से हमला करता तो एड्रा तुरंत बच जाता और अपने मैजिक से उसे तेजी से काउंटर अटैक करता। उसने इस फ्री समय का इस्तेमाल लेवल बढ़ाने के लिए किया, लेकिन उसे लग रहा था कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है और इस स्पीड पर कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मली 5 या 10 लोगों की पार्टी बनाकर हंटिंग करना जरूरी होता है। वे लोग अच्छे आइटम्स और स्किल से इक्विप्ड होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 लोग और एक जानवर मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी ये कॉम्बिनेशन काफी मदद कर रहा था।
असली प्रॉब्लम ये थी कि वो बार बार दूसरे प्लेयर से टकरा रहा था। वो खड़ा हुआ और जाने लगा, तभी एल ने उसे रोकते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी तरह एक ईगल जैसा सपोर्ट पा सकता हूं? तुम इसे कैसे लेते हो? हमारे लड़के ने कहा कि ये एक जंगली जानवर है जिसे सिर्फ टेम्पररी मैजिक से टेम किया गया है, कोई परमानेंट सपोर्ट नहीं है। उसे पहली बार किसी को ऐसी चीज समझानी पड़ रही थी और वो सोचता है कि क्रॉनिकल्स ऑनलाइन प्रोड्यूसर की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, शायद उसे पूरी कंपनी ही खरीद लेनी चाहिए। ये आइडिया इतना बुरा नहीं लगता। अगर यूजर्स की बेस कमजोर है तो उसे अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है, लेकिन फिर उसे दिखता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 102 ट्रिलियन है। उसके पास इतना पैसा नहीं है, कंपनी बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। अब वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या वो स्लेव्स खरीदे या एक वर्कशॉप बनाए? पर एक डेमोक्रेटिक देश का सिटीजन होकर स्लेव्स खरीदना ठीक नहीं होगा, या फिर मे बी उसे अपना अंतिम विश टिकट इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वो सोचता है कि क्या लेवल बढ़ाने का कोई तरीका है जिससे दूसरे यूजर से मिले बिना प्रोग्रेस हो सके। फिर उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना हंटिंग ग्राउंड्स को पूरी तरह मोनोपोलाइज कर लिया जाए। इस बात से बाकी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अब ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिस में एक आदमी कह रहा था कि उनका देश गेम का एक्सेस टाइम लिमिट दुगना करने वाला है। दूसरी लड़की कहती है कि पहले तो इवन मनी ट्रांजैक्शंस भी ब्लॉक कर दी जाती थी, तो अब उन्हें और मेहनत करनी होगी। बीच में बैठा आदमी पूछता है कि क्या उन देशों में आइटम्स बेचना पॉसिबल नहीं जहां पैसे की ट्रांजैक्शन लीगल है। गिल्ड लीडर कहती है कि गेम्स खेलना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। तभी एक लड़की अंदर आकर कहती है कि कोई बाहर से उनसे मिलना चाहता है। लीडर पूछती है कौन? वो कहती है कि एक मेज है जिसका लेवल 200 से ऊपर है और वो कह रहा है कि गिल्ड लीडर से एक ऑफर देना चाहता है। सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे भगा दो, शायद कोई सस्ता ट्रिक होगा। लेकिन लड़की कहती है कि उससे मिलना अच्छा हो सकता है क्योंकि उसने क्लेटन के 10 हार्ट्स गिफ्ट में खरीदे हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि वो लेवल 200 के लिए सबसे महंगा हाइब्रिड इक्विपमेंट पहने हैं। उसके इक्विपमेंट की एबिलिटीज देखकर वो शायद टॉप टियर यूजर से भी बेहतर लगता है। मीटिंग में हमारा लड़का कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, माय नेम इज माइंड। गिल्ड लीडर कहती है कि उसका नाम काफी अनयूजुअल है। फिर वो अपना नाम बताती है, आई एम पेनी। वो माइंड को देखती है और समझती है कि जो कुछ भी वो पहने हैं वो सब बेहद महंगा है। शायद वो कोई नोबल हो सकता है।